आज का टॉपिक है दूसरा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट यानी जिस सिमत में घड़ी के आर्म जो हैं, सुइयाँ जो हैं जिस सिमत में घूमती हैं यानी दाएं तरफ को, उससे क्लॉकवाइज नाम दिया जाता है। और उलट सिमत को हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और क्लॉकवाइज फोर्स मोमेंट क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है और आम तौर पर नट को टाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी क्या हमने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज का मतलब यही है कि जिस सिमत में क्लॉक चलती है, क्लॉक के आर्म या सुइयाँ जिस सिमत में चलती हैं, राइट साइड में दाएं तरफ में चलती हैं, हम उससे क्लॉकवाइज का नाम देते हैं। और मुखालिफ सिमत में यानी बाएं तरफ का उनका घूमना सुइयों का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको समझने के लिए। लेकिन क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है? ऐसी फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज सिमत में टर्न कर दे, घुमा दे, हम उसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये आम तौर पर किसी नट को स्पैनर जो है किसी नट को टाइट करने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। अ फोर्स which turns a spanner in clockwise direction and is generally used to tighten a nut। टाइटन जो आमतौर पर नट को टाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्पैनर पर या कोई भी स्पैनर पर लगाई जाने वाली ऐसी फोर्स जिसकी सिमत क्लॉकवाइज होती है। और आम तौर पर स्पैनर जो है जब नट को हम स्पैनर की मदद से टाइट करते हैं तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाता है। अ फोर्स विच टर्न अ स्पैनर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इज जनरली यूज्ड टू टाइटन अ नट, वेयर एज एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में अ फोर्स which turns the spanner in anti-clockwise direction जो कि स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करती है? घुमाती है। और ये क्या करती है? एंड इज जनरली या यूजुअली कह लें, एंड इज और आम तौर पर इट इज यूज्ड टू लूजन अ नट। हम इस तरह पढ़ लेंगे। पहला नाम क्या था? पहला नाम था क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट होगा जब फोर्स क्लॉकवाइज लगाई जाए तो वो क्या होगा? क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या किया जाता है? ये वाली फोर्स जो है स्पैनर पर लगाई जाने वाली जो फोर्स है वो नट को टाइट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि एंटी
के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में फोर्स जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और इससे इस स्पैनर पर ये वाली जो फोर्स लगाई जाती है एंटी क्लॉकवाइज, ये स्पैनर जो है नट को लूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फोर्स नट को क्या करेगी, खोल देगी। अब इसके बाद है जी कि दो, इसका मतलब हुआ एक क्लॉकवाइज टार्क है, एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, और टार्क का यही असूल है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, या मोमेंट्स को कह लें, टार्क कह लें, कि क्लॉकवाइज मोमेंट का जो मजमूआ है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के मजमूए के बराबर होगा, तो वो वाला जिस्म जो है बैलेंस होगा। एक जिस्म बैलेंस होगा, एक जिस्म बैलेंस होगा, या हम इसे क्या कह दें, मुतवाज़न होगा। एक जिस्म क्या होगा, एक जिस्म मुतवाज़न होगा अगर क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मजमूआ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर हो। कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, एक जिस्म कब मुतवाज़न होगा, अगर क्लॉकवाइज मोमेंट का मजमूआ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे मोमेंट्स का असूल कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। यानी अ बॉडी, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अ बॉडी इज said to be बैलेंस्ड। एक जिस्म मुतवाज़न होगा, एक जिस्म बैलेंस होगा। अ बॉडी इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। A body is said to be balanced if the sum of clockwise torques is equal to the sum of anti-clockwise torques। इसके साथ एक एग्जांपल है कि 1 मीटर रॉड है। एग्जांपल उसने या न्यूमेरिकल है जी, 1 मीटर रॉड है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और वो जो है बिल्कुल मिड पर उसे बैलेंस कर दिया गया है, बिल्कुल दरमियान में, यानी 50 सेंटीमीटर पर, और उसके एक तरफ है पॉइंट बी, ये 40 सेंटीमीटर पर है। 40 सेंटीमीटर के फासले पर एक पॉइंट बी है, और जहाँ पर 10 न्यूटन का वेट लटका दिया गया है, 10 न्यूटन की फोर्स है, और दूसरी तरफ का जो डिस्टेंस है, दूसरी तरफ ए का जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है। ये वाला पॉइंट वो है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट ए है। तो बता दें इस तरफ जो है कितना वेट होना चाहिए। इसको W1 कह लें, इसको W2 कह लें। तो निहायत ही कि ये वाला जो वेट है ये दरअसल फोर्स है जो कि हमें डिटरमिन करनी है, और ये वाला जो वेट है ये 10 न्यूटन की फोर्स है, और जो टार्क का असूल है उसके मुताबिक क्लॉकवाइज जो टार्क है
एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर होगा। एंड क्लॉकवाइज टार्क, जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो क्लॉकवाइज टार्क के बराबर है W1 मल्टीप्लाई L1 W2 मल्टीप्लाई L2। यहाँ पे हमने W1 लिखा, यहाँ पे 25/100। It has been changed into its basic unit, that is meter. Therefore, we will divide 25/100 so that it must be converted into meter। और W2 है 10 न्यूटन और L2 है 40/100। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये 1/4 हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ये वाला जो 4 डिवाइड हो रहा है हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, तो ये जो W1 होगा ये हो जाएगा 16 न्यूटन। W कितना हो जाएगा? आंसर 10 न्यूटन से बड़ा क्यों आ रहा है? हमें मालूम है कि जब लेंथ जो है कम होती है तो फोर्स बढ़ जाती है। लेंथ यानी मोमेंट आर्म कम हुआ है तो जो वेट लटकाना पड़ेगा वो बड़ा लटकाना पड़ेगा, फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। अगर मोमेंट आर्म बढ़ गया है तो फोर्स यानी वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। और यही क्या है, इसके मोमेंट्स के असूल के मुताबिक है कि क्लॉकवाइज जो होता है, क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होता है। और ये मोमेंट के हम क्या करते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। यहाँ पर हमने सपोज का फर्ज कर लिया है कि ये वेट कितना है, पॉइंट ए पर W1 है, डिस्टेंस कितना है 25/100। डिवाइड क्यों किया है 100 से, ताकि इसको बेस यूनिट में तब्दील किया जा सके। और W2 कितना है 10 न्यूटन। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो मोमेंट आर्म है, ये जो फासला है, ये कितना है 40 सेंटीमीटर।